नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कैपिटल सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आशा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो इस चैनल पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ध्येय आईएएस का यूपीपीसीएस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। और जो हमारा लोग टेस्ट है ना, ये ध्येय का जो है फेज़ 2 का टेस्ट है। फेज़ सेकंड का टेस्ट हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसमें हम लोगों का ये छठवां टेस्ट है और ये हम लोगों का जीएस फुल टेस्ट है। तो अगर आप लोग इसमें जो 5 टेस्ट हमारे साल कराए जा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट बनी है, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी करते हैं, तो इस टेस्ट को आप लोगों को ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। तो एग्ज़ाम भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो एक टेस्ट हम लोग क्या करेंगे, डेली सॉल्व करेंगे, तो जिससे कि ये टेस्ट जो है कंप्लीट हो सके। आगे हम लोगों का दृष्टि का भी मतलब सॉल्व करना है, जीएस वर्ल्ड का भी है। तो और आशा कर रहे हैं कि आप लोग इस टेस्ट का शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं, क्योंकि बिना शॉर्ट नोट्स के इसको हल करने से कोई मतलब नहीं। हम आपको बार बार बता रहे हैं, तो आप लोग इसका शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाइए। तो चलिए, बिना देर करते हुए हम लोग टेस्ट को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है कि रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना प्रारंभ की गई है। दूसरा कथन दिया गया है कि अनुसूचित जातियों के विकास कार्य हेतु पीबीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किया गया है। तो देखिए इसमें से हमारा क्या सही होगा। इसमें जो हमारा पहला कथन दिया गया है ना कि रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना प्रारंभ की गई, तो हमारा सही है। और इसको इसको प्रारंभ कब किया गया था? इसको जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 28 जून 2023 को किया गया था। तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा कथन दिया गया है कि अनुसूचित जातियों के विकास कार्य तो पीबीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किया गया। तो ये अनुसूचित जातियों के लिए नहीं किया गया था, ये अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया था। अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया था, तो ये हमारा दूसरा कथन गलत हो गया। और जो पीबीटीजी कार्यक्रम है ना, ये इसको 2008 में प्रारंभ किया गया था। तो हमारा हो जाएगा केवल एक विकल्प, हमारा ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि भारत क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी तथा विनिमय दर के मामले में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरा कथन दिया गया है कि वर्तमान में 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आकार के साथ भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो बताइए। तो इसमें देखा जाए तो हमारा दोनों कथन सही हैं कि भारत क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी तथा विनिमय दर के मामले में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और दूसरा जो दिए गए है वर्तमान में 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आकार के साथ भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तुम्हारा दोनों सही, तुम्हारा विकल्प सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया कि शीर्ष प्रेषण रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिए गए भारत, चीन, फिलीपींस, मैक्सिको। उपरोक्त देशों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो हमारा शीर्ष देश है, जो ये जो प्रेषण प्राप्तकर्ता में शीर्ष देश कौन है? शीर्ष देश हमारा भारत है, एक नंबर भारत आ गया। दूसरे स्थान पर मैक्सिको है, तीसरे स्थान पर चीन है, चौथे स्थान पर फिलीपींस है। इस हमारा क्या बन रहा है? 1 4 2 3 बन रहा है। तुम्हारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगले प्रश्न दिया गया है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधायिका के समक्ष रखा जाता है? दिया गया है अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 203, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 110। बताइए। तो इसमें क्या है ना, जो राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है उसको अनुच्छेद 202 के अंतर्गत उसको क्या है कि प्राप्तियों और आय का विवरण रखा जाता है। तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। और 203 क्या है? 203 में है कि बजट प्रक्रिया से संबंधित जो है प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 112 में क्या है? अनुच्छेद 112 में भारत सरकार के आय व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण दिए गए हैं। अनुच्छेद 110 में क्या दिए गए? अनुच्छेद 110 में आप लोग जानते हैं कि धन विधेयक दिए गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय को संदर्भित करता है?
दिए गए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मेघालय। तो इसमें क्या है ना कि जो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो शीर्ष 4 राज्य हैं उनमें पहले स्थान पर बिहार आता है, दूसरे स्थान पर कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है, तीसरे स्थान पर झारखंड आता है, चौथे स्थान पर मेघालय आता है। तुम्हारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया है कि शीर्ष एमएसएमई उद्यमों की संख्या वाले निम्न राज्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दिए गए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो इसमें देखा जाए ना शीर्ष एमएसएमई जो उद्यम वाले जो राज्य हैं उसमें पहले स्थान पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर आता है तमिलनाडु और चौथे स्थान पर आता है महाराष्ट्र। तुम्हारा क्या बन जाएगा? हमारा बन रहा है 2, 3, 4 एक बन रहा है। तुम्हारा विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 के अनुसार देश की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितना हो गई है? दिया गया है कि 1.9, 2.0, 2.1, 2.3। बताइए। तो इसमें क्या है ना, कुल प्रजनन दर जिसको TFR कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसे प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या के रूप में मापा जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर 2.2 से घटकर 2.0 हो गया है। कितना हो गया? 2.0। इस तरह हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। और केवल 5 राज्य ऐसे हैं जहां TFR औसत से अधिक है। वो कौन से राज्य है? जैसे बिहार है, बिहार हो गया, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मणिपुर है। यहाँ पर जो है ना, एक जो TFR है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहले दिए गए पंचवर्षीय योजना और दूसरे तब दिए है केंद्रीय विषय। तो हमें बताना था, इसमें बताना कि कौन से सुमेलित हैं। तो पांचवी योजना में क्या प्रावधान किया गया था? पांचवी योजना में किया गया था निर्धनता उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। ये हमारा हो जाएगा, हमारा सुमेलित नहीं है। और छठी योजना प्रावधान किया गया था कि गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन। ये भी हमारा सुमेलित नहीं है। और नवीं योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, तो हमारा सुमेलित है। 11वीं योजना प्रावधान किए गए तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। ये भी हमारा सुमेलित है। और इसके बाद हमारा एक आया था 12वीं योजना, उसमें क्या प्रावधान किया गया था? उसमें था कि तीव्रतर, संपोषणी और अधिक समावेशी विकास। इसमें जो हमारा एक चीज और जोड़ दिया गया था 12वीं योजना में, संपोषणी विकास। तो इस तरह हमारा 3 और 4 सुमेलित है। हमारा हो जाएगा विकल्प कौन सा? विकल्प बी हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि विश्व के सबसे पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना 1668 में स्वीडन में हुई थी। दूसरा दिया गया है कि सन 1770 ईस्वी में भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ था। बताइए इसमें हमारा कौन सही है? तो इसमें देखा जाए तो हमारा ना दोनों कथन सही है। हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं लोग। क्योंकि क्या है ना कि 1770 ईस्वी में भारत में प्रथम आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत की गई थी और उसमें बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। और परंतु क्या हुआ था ना, पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक जो था उसकी स्थापना 1894 में हुई थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक। क्या नाम था? पंजाब नेशनल बैंक था। इस तरह हमारा विकल्प सी हो जाए। अगला प्रश्न देखते लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? कांतरित मतलब रूपांतरित चट्टान है। देखिए स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट। तो इसमें क्या है ना, स्लेट हो गया, शिस्ट हो गया, संगमरमर हो गया, क्वार्टजाइट, ये सब कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। और इनमें कायांतरित चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है और इन शैलों में हीरा, अभ्रक आदि तत्व पाए जाते हैं। तुम्हारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया है इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के दिया गया है कि इसने दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। दूसरा कथन दिया गया इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर स्वयं को खलीफा के रूप में प्रदर्शित किया। तो बताइए इसमें कौन सा सही है? तो इल्तुतमिश के संदर्भ में देखा जाए तो ना, यह दिल्ली जो है पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, क्योंकि इन्होंने ही दिल्ली को जो है भारत की राजधानी बनाया था। और इसने क्या है, सुल्तान के पद की स्वीकृति जो है गौर के किसी शासक से नहीं लिया था, बल्कि खलीफा से प्राप्त किया था। और दिल्ली की राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था।
और इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर स्वयं को खलीफा का दूत प्रदर्शित किया था, क्योंकि खलीफा के रूप में नहीं प्रदर्शित किया था, खलीफा के दूत के रूप में प्रदर्शित किया था ना। तो पहला कथन तुम्हारा सही है और दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। और एक लोग आप जानते हैं कि जो अपने आप को जो खलीफा घोषित किया था वो कौन शासक था? वो शासक था जो है कि मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था अपने सिक्कों पर। कौन था वो खिलजी वंश थे, मुबारक शाह थे। ये जो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। इस तरह हमारा विकल्प जो दूसरा है गलत हो जाएगा। तो हमारा केवल एक सही है, तो विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया भारत पर हुए निम्नलिखित आक्रमणों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दिया गया है कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण, तो मोहम्मद गोरी का आक्रमण कब हुआ था? मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ था, जो प्रथम आक्रमण था 1175 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी का आक्रमण ये हुआ था सन 1000 में, पहला आक्रमण। और तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में, 1398 में हुआ था। और इसमें जो शासक कौन था? वो तुगलक वंश का था, नसरुद्दीन महमूद शासक थे। चंगेज खां का आक्रमण कब हुआ था? चंगेज खां का आक्रमण हुआ था 1221 ईस्वी में। उसमें शासक कौन था? उसमें शासक था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश शासक थे। तो इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 2 1 4 3 बन रहा है। तुम्हारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास है? तो इसमें दिया गया है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, थीरीज ऑफ द इंडियन म्यूटनी 1857-59, सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनी 1857-59, 1857। बताइए। तो जो 1857 है ना, 1857 इसके जो लेखक हैं यशयन सेन है, यशयन सेन है। यह पुस्तक जो है भारत में 1857 के विद्रोह की सरकारी इतिहास की पुस्तक है। और बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक दी गई है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई थी, बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई थी। इस तरह ये हो जाएगा। और जो जैसे हैं कुछ अंग्रेज हैं जैसे टी.आर. होम्स थे, इनके द्वारा क्या कहा गया था? इनके द्वारा कहा गया था कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के मध्य युद्ध है ये। और सर जेम्स आउड्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया था कि यह हिंदू मुस्लिम खटन का परिणाम है। और एक लेखक और थे, भारतीय थे, अशोक मेहता। अशोक मेहता द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिवेलियन, द ग्रेट रिवेलियन। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए हैं गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा दिए गए प्रस्ताव को कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बताइए क्या सही है इसमें हमारा? हमें बताना कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, तो पहला कथन दिया गया है कि गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था, ये तुम्हारा कथन सही है। और दूसरा दिए प्रस्ताव को कराची अधिवेशन महात्मा गांधी द्वारा नहीं भैया, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जेल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा कथन हमारा गलत है, हमें बताना था कौन सा गलत है। क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा सही। तो इसमें जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था ना, ये इस प्रस्ताव में कुछ जैसे दिया गया था, क्या है इसमें गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो थी ना, सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए तैयार हो गई थी। और दूसरा है कि विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने का अधिकार दिया गया। और भी जैसे कि युद्धबंदियों को रिहा किया जाए, लेकिन कौन से युद्धबंदी? जिन पे जो हिंसा का आरोप नहीं था। और एक और था कि बिना नमक कर दिए नमक बनाने के आदेश के साथ कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की तैयार हो गई थी। तो इस तरह हमें बताना था कौन सा गलत है, हमारा विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया क्या है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित वो विचार कीजिए। तो इसमें जो सदस्य थे उनका दिए गए पद दिया गया, समझ लो एक तरफ पद दिए गया। तो बताइए इसमें से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है इसके अध्यक्ष थे और भारत सचिव थे, ये तुम्हारा सुमेलित है। और दूसरा स्टेफोर्ड क्रिप्स ने बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, ये तुम्हारा सुमेलित नहीं है। एबी अलेक्जेंडर ये थे नौसेना के मंत्री थे। तो इस समय 2 और 3 सुमेलित रहे थे, केवल एक सुमेलित है, हमारा विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया कि यालू नदी उत्तर कोरिया एवं चीन के मध्य प्राकृतिक
प्राकृतिक सीमा बनाती है। दूसरा कथन दिया गया है कि हांगो नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और पीला सागर में गिरती है। बताइए कि इसमें क्या सही हमारा। इसमें जो देखा जाए ना तो हमारा दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है, तो हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिए गया है नदी, दूसरी तरफ देश दिया गया है। तो साल्विन नदी कहाँ भी है? साल्विन नदी जो है म्यांमार में बहती है। मिकांग नदी जो है ये चीन में नहीं बहती है, बहती है वियतनाम में। ओब नदी रूस में बहती है। लीला नदी रूस में बहती है। तो इस तरह कितने युग सही सुमिलित थे बताना, तुम्हारा केवल 3 विकल्प सुमिलित थे। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ राजधानी दिया गया है, एक तरफ देश दिया गया है। तो अंकारा कहाँ की राजधानी भी? अंकारा जो है यमन की नहीं है, अंकारा जो है तुर्की की राजधानी है। अम्मान, अम्मान जो है जॉर्डन की राजधानी है। दमिश्क जो है मिस्र की राजधानी नहीं है, ये है सीरिया की राजधानी हो जाएगा। अस्ताना, अस्ताना जो है कजाकिस्तान की राजधानी है। तो इस तरह हमारा जो है कौन सुमिलित है? 2 4 समान सुमिलित, हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। दिया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सी समांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली? दिया गया है बलिया, तामलुक, सतारा, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था ना। 1942 में बलिया, तामलुक तथा सतारा में समानांतर सरकारें स्थापित हुई थी। इनमें से सतारा जो महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी 1943 लेकर 1945 तक के मध्य जो है सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। यहाँ प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई थी और इसके जो यहाँ के जो प्रमुख नेता थे कौन थे? वाई बी चौहान थे और एक और थे नाना पाटिल। इस समय क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गए अरविंद घोष ने अपने किस पत्र ग्रंथ द्वारा बंगाल विभाजन की कड़ी आलोचना की थी? दिए गए कि द लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसमें जो है ना 1905 में हुए बंगाल विभाजन की अरविंद घोष ने अपने पत्र वंदे मातरम द्वारा कड़ी आलोचना की थी, जिसके कारण 1908 में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। कब बंद कर दिया गया? तो 1908 में। से लोग आप ध्यान दीजिए, और वंदे मातरम के माध्यम से उन्होंने इसकी आलोचना की थी। अगला प्रश्न देखते लोग। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संगठन दिए गए, एक तरफ संस्थापक दिए गए हैं। तो जो संगठन है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो इसके संस्थापक थे विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी, इसके संस्थापक थे एस एन बनर्जी थे। इंडियन एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 4 3 2 बन रहा है, विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते लोग। अगले प्रश्न दिया गया कि गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? दिया गया कि गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, दिनसा वाचा। तो इसमें कौन सा ना कि गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में हुआ था। कब हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन था ना, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में हुआ था, में भाग लिया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की जा रही थी दिनसा वाचा के द्वारा की जा रही थी। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था? दिया गया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। बताइए। तो इसमें जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था ये चला था 1780 से 84 के मध्य, 84 में। और इस दौरान गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। यह युद्ध 1784 में मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और हैदर अली जो के जब पराजित हुआ तो उसकी हत्या कर दी गई थी। तो विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। दिया गया है बंगाल प्रेसिडेंसी में, आगरा में, बम्बई प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी। बताइए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, मद्रास प्रेसिडेंसी में। इसमें क्या है ना कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1820 में टॉमस मुनरो ने मद्रास प्रांत में लागू किया था। कौन किया था? टॉमस मुनरो। और बाद में जो है यह व्यवस्था बम्बई में, सिंध में, बरार और असम में भी लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखते लोग। अगला प्रश्न में
कथन दिए गए, कारण दिए गए। कथन दिए गए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण दिया गया कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। बताइए इसमें क्या सही होगा हमारा? इसमें देखा जाए हमारा कथन भी सही है, कारण सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा कि दोनों राज्यों के विधानमंडल तय करे, राष्ट्रपति आदेश द्वारा आधारित करे, संसद आधारित करे, राज्यपाल की व्यक्ति इच्छा अनुसार। बताइए। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाए ना कि राष्ट्रपति जब या फिर जैसा आदेश अवधारित करें, तो विकल्प हमारा विषय हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 158(3) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाता है जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। तो ये भाग 6 में ना, भाग 6 में अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 158(3) का व्यवस्था की गई। विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न हम लोग ने किया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन दिया गया है कि पंचायती राज जो है, पंचायती राज समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय है, और दूसरा कथन दिया गया है कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। बताइए। इसमें जो पहला कथन दिया गया है कि पंचायती राज समवर्ती सूची में नहीं भैया, ये राज सूची में है, और इसकी व्यवस्था की गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी। तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। और दूसरा जो दिया है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी, हमारा सही हो जाएगा। हमारा विकल्प जो है बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गए कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है? दिए गए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 11। बताइए। और इसमें क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के द्वारा की गई इसका व्यवस्था। अनुच्छेद 3 में क्या है कि इसके तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है। अनुच्छेद 1 में क्या दिया? अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 में दिया गया है कि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 11 में दिया गया भारत के नागरिकता के प्रावधान का वर्णन किया गया है। इस तरह हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते लोग। अगले प्रश्न में कथन कारण दिए गए। कथन दिए गए पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता है। कारण दिए गए जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई जाती है। बताइए। तो इसमें देखा जाए तो हमारा कथन भी सही है, कारण सही है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करा, विकल्प सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता? दिए गए लोकसभा का विघटन, संसद सत्र का सत्रावसान, संसद सत्र का अवरोध करना और धन विधेयक को विचार के लिए वापस भेजना। बताइए। तो राष्ट्रपति जो कार्य होता है ना, राष्ट्रपति कार्य होता है कि ये दोनों सदनों के सत्र का आहूत करता है और सत्रावसान करता है। लोकसभा को विघटित कर सकता है, किंतु जब धन विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो इस पर अपनी स्वीकृति दे देता है या फिर इसे रोकर रख सकता है, लेकिन वह किसी भी दशा में इसे विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग। दिया गया है कि दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की कार्रवाई संचालित होती है। दी गई लोकसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार, राज्यसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमों के अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। बताइए। जो है कि इसमें क्या है ना, किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वित्त विधेयक के मामलों में आहूत की जाती है। इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और संयुक्त बैठक की कार्रवाई लोकसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, न कि राज्यसभा के नियमों के अनुसार। तुम्हारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं लोग। अगला प्रश्न है कि जब किसी सेवा या पद के लिए आकस्मिक रूप से अत्यधिक एवं तुरंत सहायता आवश्यक होती है तो किस प्रकार की अनुदान की मांग रखी जाती है? दिए गया अनुपूरक अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान, लेखानुदान। बताइए। तो उसमें क्या है ना कि जब किसी सेवा या पद के लिए आकस्मिक रूप से अत्यधिक एवं तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है तो प्रत्यानुदान की मांग रखी जाती है। तुम्हारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा।
प्रत्यानुदान। अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न किस्म में से किस एक अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है, चाहे वह गरीबी किसी रूप की हो। दिया गया अमर्त्य सेन, रेगनार्ड, एडम स्मिथ, महमूद हक। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि महमूद हक, ये जो दिया गया है, ये सिद्धांत दिया गया है, ये महबूब उल हक के द्वारा दिया गया है। इनके द्वारा क्या किया गया, आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया गया है कि उनके द्वारा कहा गया है कि चाहे वह गरीबी किसी रूप की हो। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। दिया गया कि सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है। दिया गया है कि यह एक परिणामात्मक दृष्टिकोण है, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, ये भी हमारा सही है। और तीसरा दिया गया इससे उत्पादों सेवाओं की गुणवत्ता का पता चलता नहीं, इसके आकार का पता चलता है ना, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। हमारा हमको बताना कौन गलत, हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिया गया कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। दिया गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। बताइए। तो इसमें जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो इसका कार्यकाल था 1961 से 1966 था, इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। तो विकल्प हमारा जो है डी हो जाएगा, क्योंकि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें क्या था ना, कृषि को जो है इसमें महत्व दिया गया था, और दूसरे में जो है उद्योग को दिया गया था, और तीसरे में क्या दिया गया था, तीसरे में दे दिया गया जैसे इसको अब क्या किया जाए कि, और ये तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है द्वितीय, इसको क्या था विदेशी सहायता से इसको प्राप्त करके इसको संचालित किया गया था। और तीसरे में क्या किया गया था कि जो हमारी पंचवर्षीय योजना है इसको स्वतः स्फूर्त लाना और स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना था। इस तरह हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। दिया गया है कि निम्नलिखित समितियों में से किस एक का संबंध गरीबी निर्धारण से नहीं है। दिया गया है कि दांडेकर एवं रथ समिति, बी भगवती समिति, अलग समिति, लकड़ावाल समिति। बताइए। तो इसमें जो समितियां दी गई जैसे दांडेकर तथा रथ समिति, इसका जो गठन किया गया था 1971 में किया गया था। ये क्या थी, ये कि गरीबी निर्धारण से संबंधित थी, ये हो जाएगा। बी भगवती समिति, बी भगवती समिति हमारे जो है ना, ये बेरोजगारी से संबंधित है, ये गरीबी निवारण से नहीं थी भैया, किससे थी, बेरोजगारी से। और इसका जो गठन किया गया था ये 1973 में किया गया था। अलग समिति, अलग समिति की जो गठन किया था 1979 में किया गया था, ये था गरीबी निर्धारण से संबंधित थी। लकड़ावाला समिति 1993, ये भी जो थी है गरीबी निर्धारण से संबंधित है। तो इस तरह हमारा विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें दिया गया है, हमें बताना है। ब्याज दर, ब्याज दर जो होता है ना, ये मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है, तो सुमेलित है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में है, भी सम्मिलित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है IMF द्वारा किया जाता है, सम्मिलित है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इसका जो आधार वर्ष दिया गया है 2004-5 ना, 2005 नहीं है, इसका है 2012 है। विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगले प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और सूची 1 को सूची 2। इसमें दिया गया है कि रजत क्रांति, रजत क्रांति किससे संबंधित है, रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से है। कृषि क्रांति जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। इस हमारा क्या बन रहा है, 2 1 4 3 बन रहा है, हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। अगले प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। दिया गया है कि जैव विविधता अभिसमय समझौता पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान अंगीकृत किए गए थे, तो हमारा सही है। दूसरा दिया गया कि यह पहला व्यापक वैश्विक समझौता है जिसमें जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किए गए थे, ये भी हमारा सही है। तो हमें बताना था हमारा कौन सा गलत है, तो हमारा ना तो एक गलत है ना तो 2, हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव, और उसके बारे में दिया गया है कि पृथ्वी की सतह गर्म एवं रहने योग्य बनाती है, तो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा एक पृथ्वी को माध्य तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर गर्म रखता है, हमारा सही है। तुम्हारा ए और बी दोनों सही है, तुम्हारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया का परिणाम है। दिए गए काला कार्बन, ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन, भूरा कार्बन। बताइए। तो इसमें कहा है ना प्रकाश संश्लेषण की
क्रिया द्वारा वातावरण के CO2 से जो कार्बन मिलकर पौधों एवं मिट्टी में संग्रहित हो जाता है उसको ग्रीन कार्बन कहते हैं। और यह कार्बन सिंक की भूमिका निभाता है। तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा, ग्रीन कार्बन। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि पूछ रहा है कि कौन हमारा सही सुमेलित है। एक तरफ ज्वालामुखी दिया गया है, एक तरफ उसकी प्रकृति दिया गया है। स्टाम्बोली जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, ये हमारा हो जाएगा। माउंट इरेबस जो है ना सक्रिय ज्वालामुखी हमारा क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये हमारा सुमेलित नहीं है। फ्यूजियामा जो है ना प्रसूत ज्वालामुखी, ये भी हमारा सुमेलित नहीं है। हमारा केवल एक सुमेलित है, हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। दिया गया कि यूरेनियम सिटी अवस्थित है, दिए गए ग्रेट बियर झील के पास, विनिपेग झील के पास, विक्टोरिया झील के पास, अथावास्का झील के पास, बताइए। तो इसमें जो यूरेनियम सिटी है ना वो अथावास्का झील के पास स्थित है। तो हमारा विकल्प जो है डी से हो जाएगा। इसमें क्या है कि पोर्ट रेडियम ग्रेट बियर झील के पास स्थित है। ग्रेट कौन सा है, एक पोर्ट रेडियम है। तो इसका हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो माउंट टिटलिस दिया गया है, तो ये कहाँ है भैया, माउंट टिटलिस जो है स्विट्जरलैंड में है। व्हाइट पर्वत कहाँ है, व्हाइट पर्वत जो है कैलिफोर्निया में है। एटलस पर्वत कहाँ है, एटलस पर्वत आप लोग जानते हैं कि सहारा मरुस्थल में है, ये मोरक्को में है, उसके उत्तर भाग में। दक्षिणी आल्प्स कहाँ है, दक्षिणी आल्प्स जो है न्यूजीलैंड में है। इस हमारा क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है 3 2 1 4 बन रहा है, विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया है कि विक्टोरिया झील जिन 3 देशों की सीमा बनाती है उनमें से एक सम्मिलित नहीं है। दिया गया युगांडा, जाम्बिया, केन्या, तंजानिया, बताइए। तो जो विक्टोरिया झील है ना, विक्टोरिया झील जो है युगांडा, केन्या और तंजानिया के साथ सीमा बनाती है। जाम्बिया इसमें शामिल नहीं है भैया, जाम्बिया तो बहुत दक्षिण में है ना। इस तरह हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिए गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है। दिए गया है कि मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा दिए है कि मेडागास्कर द्वीप जो है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुआ है, बताइए। इसमें जो पहला कथन दिया है कि मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है ना, ये तुम्हारा सही है। जो दूसरा दिया है कि मेडागास्कर द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया से नहीं निर्मित हुआ है ये, बल्कि क्या हुआ ना कि महाद्वीपीय खंड से टूटकर जो अलग हुआ है भाग, उसी से निर्मित है। तुम्हारा दूसरा कथन गलत है, तुम्हारा केवल एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि यह जाम्बिया और जायरिक सीमा बनाती है। दूसरा दिया है कि करीबा नामक बांध इसी नदी पर बना हुआ है। तीसरा दिया है कि विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। तो उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस नदी की ओर इंगित करते हैं। दिए गए नाइजर नदी, लिम्पोपो नदी, जाम्बेजी नदी, कांगो नदी, बताइए। तो ये जो हमारे तीनों कथन दिए गए हैं ना, ये जाम्बेजी नदी पर आते हैं। और जाम्बेजी जो नदी है ना, ये जाम्बिया और जायरिक सीमा बनाती है। और एक और की सीमा बनाती है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की भी सीमा बनाती है। तो ये हमारा हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कथन और कारण दिए। कथन दिए गए है कि अयनवर्ती अक्षांशों पर उच्च सागरीय लवणता पाई जाती है। कारण दिए गए अयनवर्ती अक्षांशों पर प्रति चक्रवाती दशाएं, स्थिर पवन तथा उच्च तापक्रम पाया जाता है, बताइए। तो इसमें देखा जाए तो हमारा ना कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है, तो तुम्हारा विकल्प हो जाएगा। तो इसमें क्या है ना कि अयनवर्ती अक्षांश, अयनवर्ती अक्षांश है, किसको कहते हैं इसको, अयनवर्ती स्थान जो है, अक्षांश जो है कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री जो है उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश जो है इसको अयनवर्ती अक्षांश कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो वायु जो है ये भारी होकर नीचे बैठती हैं, और जब नीचे बैठती है यहाँ पर तो प्रति चक्रवाती दशाएं पाई जाती हैं, स्थिर पवन पाया जाता है, उच्च तापक्रम भी पाया जाता है यहाँ पर, और वर्षा भी नहीं होती। जब वर्षा भी नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होगा ना, उच्च लवणता पाई जाती है। तो हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिया गया है कि पछुआ पवनों से साल भर वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होती है। दिए कि टाइगा प्रदेश, पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश, चीन तुल्य प्रदेश, स्टेपी प्रदेश, बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश है यहाँ पर पछुआ पवनों से साल भर वर्षा होती है। तो इसमें क्या, जैसे हमारा ये भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा दिया हुआ है, मकर रेखा दिया हुआ है। तो हमारा यूरोप कहाँ भैया है, यूरोप जो हमारा यहाँ है,
ऐसे मान लो हमारा यूरोप बना हुआ है, और व्यापारिक पौने जो चलती हैं ऐसे से चलती है ना, इधर से ऐसे चलती हैं, यहाँ वर्षा करती हैं, और जो पछुआ पौने हैं वो ऐसे से चलती हैं, मतलब इनका जो है इधर चलती हैं, ये ऐसे से चलती हैं, ऐसे चलती हैं ऐसे से। तो इसमें क्या है ना कि ये हमारा यूरोप है, तो यहाँ पर ये पछुआ पौने जो चलती हैं, यहाँ यहीं पर भूमध्य सागर है, अटलांटिक महासागर भी, तो यहाँ पर ये नमी ग्रहण करती हैं, और नमी ग्रहण करते हुए यहाँ पर ऐसे से साल भर यूरोप में वर्षा करती हैं। तो हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर से सीमा नहीं बनाता है? ठीक है, जॉर्जिया, तुर्की, रूस, आर्मेनिया। तो जो काला सागर है ना, काला सागर से सीमा बनाने वाले जो देश हैं उसमें है कि यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, तुर्की है, जॉर्जिया, रूस भी है, जबकि इसमें जो है हमारा आर्मेनिया सम्मिलित नहीं है। तुम्हारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो, अगले प्रश्न दिए गए, स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एमपीए टीजीएम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही कथन चुनिए। पहला कथन दिया गया कि इसका विकास जो है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा की गई, तो हमारा सही है। दूसरा दिया है कि इसका सफल परीक्षण 13 अप्रैल 2024 को पोखरण फील्ड फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया, तो भी हमारा सही है। तीसरा दिया गया है कि 14.50 किलोग्राम वजनी वाली यह मिसाइल हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हीट हथियार लगा इसमें, तो भी हमारा सही हो जाएगा। और इसकी मारक क्षमता 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर है, ये भी हमारा सही है। तुम्हारा चारों कथन सही है, तुम्हारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है हम लोगों का। पहला कथन दिया गया है कि विश्व होम्योपैथिक दिवस प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है, तुम्हारा सही है। और दूसरा दिया है कि होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन को माना जाता है, तो भी हमारा सही है। तीसरा दिया गया है कि होम्योपैथी एक चिकित्सा प्रणाली जो मानती है कि मानव शरीर खुद को ठीक कर सकता है, हमारा सही है। चौथा दिया गया है 2024 के होम्योपैथिक दिवस का विषय था होम्यो परिवार, एक विश्व एक स्वास्थ्य एक परिवार, तो इसमें से हमारा जो है ना डी वाला कथन हमारा गलत है। जो इसका विषय था ना, इसका विषय था होम्योपैथी परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार, हमारा एक विश्व नहीं हुई है, इसमें हमारा विकल्प डी हो गलत है। अगला प्रश्न देखते लोग, दिए गया है कि ओजोन का उपयोग किन किन रूपों में किया जा सकता है। दिया गया है कि विरंजक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में, सिल्क कपूर तथा पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में, और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, बताइए। इसमें देखा जाए जो ओजोन का उपयोग है ना, ये जो चारों दिए गए हैं इन सभी में ओजोन का उपयोग किया जा सकता है, तुम्हारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग, अगला प्रश्न दिए गया हम लोगों को, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया गया है कि सीमेंट के मुख्य घटकों में से कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका और एल्यूमिनियम है। दूसरा कथन दिया कि सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम मिलाया जाता है ताकि वह शीघ्रता से जम सके, बताइए इसमें कौन सही होगा। तो इसमें क्या है ना कि सीमेंट के जो मुख्य घटक होते हैं उसमें कैल्शियम ऑक्साइड है, सिलिका, एल्यूमिनियम है, तो पहला कथन हमारा सही हो जाएगा। तो दूसरा दिया गया है कि सीमेंट में जो जिप्सम मिलाया जाता है ना कि ताकि वो शीघ्रता से नहीं जम सके, बाकी वो थोड़ा देर से जम सके, तो हमारा दूसरा कथन गलत है, हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो, दिया गया है कि निम्न में से कौन सी तरंगे यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है। दिया गया है कि जल की तरंगे, प्रकाश की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, रेडियो तरंगे, बताइए। तो इसमें जो यांत्रिक तरंग होती हैं उनको क्या कहा जाए, जैसे वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। तो इसमें कौन कौन सी तरंग हो जाए हमारे, जल की तरंग हो गई, ध्वनि की तरंग हो गई, ये तुम्हारा हो जाएगा एक और तीन, और जो कि प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे, ये कौन सी, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनको जो है संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा एक और तीन सही है, तुम्हारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अल्लाह पास देख लो, अगले प्रश्न में लोग है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिए भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 58 मिलियन टन कोकिंग कोयले का आयात किया है, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है, तो हमारा सही है। दूसरा ये है कोकिंग कोयले में सल्फर, फास्फोरस और क्षार की मात्रा कम होती है जबकि कार्बन की मात्रा अधिक होती है, हमारा सही है। तीसरा यह है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक कोकिंग कोयले का आयात ऑस्ट्रेलिया से की गई, तो हमारा सही है। चौथा ये है कोकिंग कोयला एक उच्च गुणवत्ता वाला एंथ्रेसाइट कोयला होता है, तो भैया एंथ्रेसाइट कोयला नहीं होता, ये बिटुमिनस कोयला होता है। हमारा जो विकल्प जो है, ये जो चौथा कथन है
गलत है, तुम्हारा विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, कथन और कारण दिए गए। कथन दिए गए कि निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की नहीं दिखाई देती हैं। कारण दिया गया कि नेत्र लेंस की पृष्ठों की वक्रता कम हो जाने से इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। बताइए, इसमें जो हमारा पहला कथन दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं, तो हमारा सही है। कारण दिया गया है कि नेत्र लेंस की पृष्ठों की वक्रता कम हो जाने पर इसकी फोकस दूरी कम हो जाती नहीं, नेत्र लेंस की जो पृष्ठों की जो वक्रता होता है ना, कम नहीं होता है, ये बढ़ जाता है। तुम्हारा कारण गलत है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग। दिए गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। तो पहला कथन दिया है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेवेनियस ने किया था, ये तो हमारा सही है। दूसरा दिया है कि थियोप्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, हमारा सही है। तीसरा दिया है कि जीव द्रव्य सभी जीवों की भौतिक आधारशिला मानी जाती है, हमारा सही है। चौथा दिया है कि सजीव कोशिकाओं को लघु रासायनिक उद्योगशालाओं की उपमा दी गई है, हमारा सही है। तुम्हारा विकल्प ये सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लोग। अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना। एक तरफ विज्ञान की शाखा दिए गए, एक तरफ उसका अध्ययन दिया गया है। लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी जो अध्ययन होता है उसका अध्ययन होता है झीलों तथा अलोड़ी जलीय पादपों का अध्ययन। मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी में किया जाता है पादपों की आकार की संरचना का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबॉटनी में क्या किया, पैलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मेलॉजी में किया जाता है बीजों का अध्ययन किया जाता है। इससे हमारा क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है 2 3 4 एक बार, हमारा विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगले प्रश्न दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार की। पहला कथन दिए, कैंसर एक प्रकार का असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है। दूसरा दिए है, कैंसर समानता यकृत एवं मस्तिष्क में नहीं होता है क्योंकि वयस्कावस्था में इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो बताइए इसमें तुम्हारा क्या सही है। इसमें तुम्हारा देखा जाए ना, दोनों कथन सही है, तुम्हारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लो। अगले प्रश्न दिया गया है कि वृक्क में पाए जाने वाली नेफ्रॉन नलिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है, कोट के माध्यम से सही उत्तर चुने। तो हमारा जो कथन दिया गया है, पहला कथन है कि नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहलाती है, तुम्हारा सही है। दूसरा दिया है कि नेफ्रॉन रुधिर की रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करते, ये भी हमारा सही हो जाएगा। और तीसरा दिया गया कि रुधिर से सभी उत्सर्जित पदार्थ को हटाने और आवश्यक पोषक तत्वों को रुधिर में बनाए रखने दोनों ही कार्य नेफ्रॉन द्वारा संपादित किए जाते हैं, तो ये भी हमारा सही है। 1 2 3 हमारा सही है, तुम्हारा विकल्प जो है डी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न दिया गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला कथन दिया गया है, गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था, तो हमारा सही है। दूसरा दिया कि इस सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था, तो ये भी हमारा सही है। और तीसरा कथन दिया गया है, गुट निरपेक्ष देशों के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति नासिर के द्वारा। ये तो भाई प्रथम सम्मेलन नहीं, ये था इनके द्वारा जो अध्यक्षता की गई थी वो था द्वितीय सम्मेलन था। और जो प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी वो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जो है टीटो के द्वारा की गई थी। हमारा जो विकल्प सी है गलत है ये। और चौथा दिया गया है कि गुट निरपेक्ष शब्द का प्रथम बार प्रयोग वीके कृष्ण मेनन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में किया गया था, तो भी हमारा सही हो जाएगा। हमारा गलत बताना, हमारा विकल्प सी गलत है। अगला प्रश्न देखते लोग। दिया गया है कि निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करते हुए कोड के माध्यम से सही उत्तर चुने। तो पहला जो दिया गया है, भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना। तो प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना कब की गई थी, एक ये थी 1956 में। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, इसका जो स्थापना की गई थी 1953 में किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 1952 में किया गया था। परमाणु विभाग की स्थापना की गई थी कब, 1954 में। इस तरह क्या हो जाए, हमारा बन रहा है 2 3 4 1 बन रहा है, तुम्हारा विकल्प जो है सी जो हमारा, 1 मिनट भैया, जो हम लोगों का विकल्प बन रहा है 3 2 4 1 बन रहा है, 3 2 4 1, हाँ विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग। दिए गए कि बाल गंगाधर तिलक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया है कि बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 ईस्वी में पत्रकारिता के लिए सजा हुई थी, ये तुम्हारा सही पहला कथन। दूसरा ये कि
जिन्होंने 1896-97 में महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया था, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा दिए कि उन्होंने मांडले जेल में रहते हुए गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी, तुम्हारा सही है। चौथा दिया गया है कि 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, तो इसके विरोध में मुंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल की, जो पहली राजनीतिक हड़ताल मानी जाती है। तो चौथा हमारा कथन सही, तुम्हारा विकल्प जो है ए बन जाएगा। चारों कथन हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न हम लोगों का निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन हम लोग दिया गया है कि मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को हुए अपने कराची अधिवेशन में एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया था। दूसरा कथन दिया गया, इस प्रस्ताव का प्रारूप फजलुल हक और खाली कुज्जमा ने तैयार किया था। बताइए इसमें क्या सही है। इसमें देखा जाए ना, तो पहला कथन दिया गया कि मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को अपने कराची अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन था, पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन दिया गया, इस प्रस्ताव का प्रारूप फजलुल हक, प्रारूप जो है ना फजलुल हक द्वारा नहीं किया गया था, फजलुल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो प्रारूप जो तैयार किया गया था वो किया गया था सिकंदर हयात खान द्वारा। प्रारूप जो तैयार किया गया था सिकंदर हयात खान के द्वारा, ये हो जाएगा हमारा। और खाली कुज्मा ने तैयार किया था, ये तैयार नहीं, खाली कुज्मा ने उसका समर्थन किया था। क्या किया था? समर्थन। तो हमारा दोनों कथन गलत है, हमारा विकल्प जो है डी हो जाए। अगला प्रश्न देखते लो। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ दिया गया है कि गवर्नर जनरल, एक तरफ काट दिए गए हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा जो है पिंडारी को दमन किया गया था। विलियम बेंटिक के द्वारा क्या किया गया था? ठगी प्रथा का अंत किया गया था। लॉर्ड एलनबरो के द्वारा क्या किया गया था? दास प्रथा का अंत किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के द्वारा क्या किया था? नारेबाली का दमन किया गया था। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारतीय क्षेत्रों की विजय को सही क्रम में व्यवस्थित किए, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दी सिवान, जालौर, चित्तौड़, मालवा, बताइए। तो सबसे पहले इनका जो अभियान था वो था चित्तौड़ का 1303। इसके पहले भी अभियान किए गए थे, जैसे गुजरात के हुए थे, रणथंभौर के भी हुए थे, लेकिन हमारे जो विकल्प दिए गए हैं तो उसका जो सबसे पहला अभियान है चित्तौड़ का है 1303 ईस्वी में। मालवा का अभियान 1305 ईस्वी में। और सिवान अभियान का वो था 1308 ईस्वी में। और जालौर का वो था 1310 में हुआ था। जिससे हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 3 4 1 2 बन रहा है, हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। अगले प्रश्न दिया गया कि विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन दिया गया है कि हरियर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, हमारा सही हो जाएगा। दूसरा दिए कि यह दोनों भाई प्रारंभ में वारंगल में काकतीयों के सामंत थे, ये तुम्हारा सही हो जाएगा, दूसरा कथन भी। तीसरा दिए कि यह संत विद्यारण के प्रभाव में आकर एक बार पुनः मुसलमान से हिंदू बने, क्योंकि क्या हुआ था ना, एक बार ये मुस्लिम भी बन गए थे ये जो सल्तनत काल में। तीसरा हमारा सी भी सही है। और चौथा दिए कि हरिहर ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर विजयनगर सार की स्थापना की थी। तो दक्षिणी तट पर नहीं भैया, तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर। हमारा विकल्प जो है डी गलत है, यही मुझे बताना था। अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न दिया गया है कि मुगल कालीन चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि मुगल चित्रकला शैली के विषय मुख्यतः शाही दरबार, युद्ध के दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, पौराणिक कथाएं आदि थे। पहला कथन हमारा सही है। दूसरा दिया है अकबर ने अब्दुल समद की अध्यक्षता में चित्रकला के एक पृथक विभाग की स्थापना की थी, ये हमारा सही है। हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। दिए गए भारत देश के नाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सही है। पहला कथन दिए गए पुराणों तथा अशोक के अभिलेखों में हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप मिलता है, ये तुम्हारा सही पहला कथन। दूसरा दिए खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष अर्थात भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है, भी हमारा कथन सही है। तीसरा दिए कि ईरान के सासानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्श रुस्तम अभिलेख में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान मिलता है, भी हमारा सही है तीसरा। तो हमारा विकल्प कौन सा? हमारा विकल्प ए बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट के माध्यम से सही कथन चुने। तो पहला कथन दिया कि इन्होंने ही रस चिकित्सा एवं पारे की खोज की थी, ये तुम्हारा सही है, इनको द्वारा की गई थी। दूसरा दिया कि इन्हें भारत का आइंस्टीन एवं प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ये हमारा सही है। तीसरा दिया गया कि उन्होंने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी हमारा सही है।
चौथा दिए है कि यह सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी के समकालीन एवं मित्र थे। ये हमारा सही, तुम्हारा विकल्प जो है डी सही हो जाएगा। तो इसमें जो है नागार्जुन जो थे ना, ये कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। तो हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो, दिया गया है कि अजंता गुफा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन दिया गया है कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी के तट पर स्थित है। पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कथन दिया कि अजंता गुफा के चित्र बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों धर्म से संबंधित है। तो हमारा कथन है जैन तथा हिंदू से नहीं संबंधित भैया, ये सिर्फ बौद्ध से संबंधित है। तो तीसरा कथन दिया कि अजंता गुफा के निर्माण में सर्वाधिक योगदान वाकाटक राजाओं का है। ये भी हमारा सही है। चौथा दिया गुफा संख्या 17 को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। चौथा कथन हमारा सही है। तो इसमें जो वाकाटक शासक थे ना, वाकाटक शासन थे हरिसेन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इसमें जो है ना जैन तथा हिंदू नहीं, इसमें जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म से जो संबंधित गुफा है उसका नाम है एलोरा की गुफा है। तो ये हमारा हो जाएगा। और गुफा संख्या 17 वो 16 गुफा 16 में आप लोग जानते हैं कि मणासन राजकुमारी का चित्र दिया गया है। तो हमें बताना था कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। तुम्हारा विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, दिया गया है कि निम्न उपराष्ट्रपतियों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। कोर्ट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। दिए गए के आर नारायण, आर वेंकटरमण, बी डी जत्ती, गोपाल स्वरूप पाठक। बताइए। तो इनका जो कार्यकाल देखा जाए ना, तो के आर नारायण का कार्यकाल कब था? इनका था 1992 से 1997। आर वेंकटरमण जो इनका जो कार्यकाल था 1984 से 87, 1984 से 1987। बी डी जत्ती जो कार्यकाल था 1974 से 1979, 1974 से 1979 था। गोपाल स्वरूप पाठक जो इनका कार्यकाल था कब का था? 1969 से 1974। इस हमारा क्या बन रहा है? हमारा बन रहा है 4-3-2 बन रहा है। 4-3-2 हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलो, अगला प्रश्न दिए है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिए कि लुक ईस्ट नीति की शुरुआत, पूर्व की ओर देखो नीति की शुरुआत प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने की थी। और दूसरा दिए है कि एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत 2014 में मोदी सरकार द्वारा की गई थी। बताइए इसमें कौन सही है। तो जो पहला दिया है कि ना लुक ईस्ट पूर्व की देखो की नीति जो है शुरुआत 1992 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा की। किसके द्वारा? नरसिम्हा राव के द्वारा 1992 में की गई थी। तो पहला कथन हमारा गलत है और दूसरा कथन हमारा सही है कि एक ईस्ट नीति की शुरुआत 2014 में मोदी सरकार द्वारा की गई थी। हमारा विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न दिया है कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित किए गए हैं। दिए गया कि इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस, जोसेफ साइन केस, के एस पुट्टास्वामी केस, नवतेज सिंह जौहर केस। बताइए। तो जो ये केस संबंधित है ना, ये केस संबंधित है के एस पुट्टास्वामी केस के नाम से। और ये हुआ था के एस पुट्टास्वामी केस जो ना 1917 में हुआ था। इसे निजता के अधिकार का केस के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा विकल्प सी। अगला प्रश्न दे दो लोग। अगले प्रश्न में सूची को सूची 2 से मिला की तरफ अनुच्छेद दिए गए तब उसके प्रावधान दिए गए। 376 अनुच्छेद 376 में क्या प्रावधान? अनुच्छेद 376 प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध किए गया है। अनुच्छेद 377 में क्या किया गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध किए गया। तो ये हमारा सम्मिलित हो जाएगा। अनुच्छेद 378 इसे प्रावधान किए गए कि लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध किए गया। तो हमारा सम्मिलित हो जाएगा। अनुच्छेद 392 में दिए गए कठिनाइयों को दूर करने के राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है। तुम्हारा क्या बन रहा है इसमें? 3-4-1-2 बार हमारा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न दिए गए भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला दिया गया है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधि पदवी नहीं है। तो तुम्हारा सही है। दूसरा दिया है कि इन पुरस्कारों को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे पीछे उल्लिखित किया जा सकता, नहीं उल्लिखित किया जा सकता, गलत है। और तीसरा दिया गया है कि पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई थी। ये तुम्हारा सही है। और चौथा दिया किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। 5 तक नहीं भी 3 तक, अधिकतम 3 दिया जा सकता है। तुम्हारा चौथा कथन गलत है। 1 और 3 सही है।
हमारा जो विकल्प जो है, हमें बताना कौन सही नहीं है, तुम्हारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अधिनियम दिया गया है एक तरफ और एक तरफ प्रावधान दिए गए। तो 1781 का संशोधन अधिनियम, तो इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया था? इसके द्वारा प्रावधान किए गए थे कि गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र का अधिकार से मुक्त कर दिया गया था, तो मासूलियत है। दूसरा दिए गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या प्रावधान किए गए? इसमें प्रावधान किया गया था कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिए गए थे, मासूलियत है। तीसरा है कि 1793 का चार्टर एक्ट, तो इसमें जो प्रावधान किए, इसमें बता रहा है कि भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत करना। तो ये जो प्रावधान किया गया था ना, ये 1813 में किया गया था। कब किया गया था? 1813 में किया गया था। ये हमारा सुनित नहीं है। जो चौथा दिए गए कि 1786 का अधिनियम, इसमें जो प्रावधान दिए गए कि विशेष मामलों में कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के निर्णय को अधिभाव करने अथवा न मानने का अधिकार दिए गए थे। ये भी हमारा सुमिलित है। ए बी डी हमारा सुमिलित है, सी हमारा नहीं सुमिलित है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया कि सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया है इसमें कि 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो हमारा सही है, तो तुम्हारा सही है। और जो दूसरा दिया गया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो यह अनुच्छेद 21 के तहत नहीं, अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया। दूसरा कथन गलत है। और तीसरा ये किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 25 हो सकती, 25 नहीं है, 21 हो सकती है। तीसरा हमारा गलत है। चौथा दिए कि बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि 5 साल के लिए होगा। हमारा सही है। 1 और 4 हमारा सही है। तुम्हारा विकल्प जो है बी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लो। अगला दिया गया है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न कथन विचार कीजिए। तो पहला दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। दूसरा दिया गया कि संविधान के अनुसार जब सरकार त्यागपत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए तो महान्यायवादी को भी त्यागपत्र दे देना होता है। बताइए इसमें तुम्हारा क्या सही है। इसमें देखा जाए तो पहला कथन है कि अनुच्छेद 78 नहीं भैया, इसका जो प्रावधान दिए गया अनुच्छेद 76 में दिए गया, तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा जो दिए कि संविधान के अनुसार, तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है कि जब सरकार त्यागपत्र दे दे तब वो या बदल दिया जाए तो महान्यायवादी को भी त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये संविधान में प्रावधान नहीं दिएगा। ये इसमें क्या है कि ये जैसे प्रचलित परंपरा है बस। तो दोनों कथन हमारे गलत है, हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अलग दिए गए कि संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य करने के लिए कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है। तो दिए जो पहले दिए है कि मुख्य निर्वाचन आयोग की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये तो हमारा सही है। दूसरा है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। ये भी हमारा सही है, ये भी हमारा प्रावधान किया गया है। और तीसरा दिए गए संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्ति पर रोक लगाई गई, रोक नहीं लगाई गई भैया, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। यही प्रावधान नहीं किया गया है, तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिए गए वायुदाब से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिए गए कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर वायुदाब में कमी आ जाती है। तो ये तुम्हारा सही हो जाएगा ना, जो प्रावधान है ये हमारा सही है। दूसरा है किसी भी क्षेत्र में सर्वाधिक वायुदाब दोपहर 12 बजे शाम 5 बजे, शाम 5 बजे नहीं भैया, ये होता है सुबह 4 से 10 बजे तक और फिर शाम को 4 बजे से 10 बजे तक होता है। तुम्हारा दूसरा कथन गलत है, ये हो जाएगा सुबह, ये हो जाएगा शाम। हमारा केवल एक सही है, तुम्हारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था का गुण नहीं है। दिए गया है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य होता है, ये तुम्हारा गुण है ना, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। दूसरा जो दिए अस्थायी सरकार, अस्थायी नहीं, ये तो इनका दोष है, ये तुम्हारा सही हो जाएगा, ये इनका दोष है। और तीसरा दिए उत्तरदायी सरकार, ये भी इसका गुण है। और चौथा दिए है कि व्यापक प्रतिनिधित्व, इसका गुण है। तो संसदीय सरकार शासन व्यवस्था जो गुण नहीं है अर्थात जो दोष है ना, वो हमारा अस्थायी सरकार है, हमारा विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। अगले प्रश्न हमको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिए गया स्थानीय पवन दिया गया है, एक तरफ उसके क्षेत्र दिए गए हैं। तो मारिन
मारिन कहाँ की भैया स्थानीय पौन है? भैया फ्रांस की है। गोरिच ईरान की है। सुखोवे रूस की है। जुंडा कहाँ की है? अर्जेंटीना की है। आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 हमारा सुमिलित हमारा विकल्प बी हो जाएगा। आला पस देख लो। आला पंथ किए गए कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिए गया है कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। दूसरा दिए कि विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में 40 डिग्री से 55 डिग्री अक्षांश और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र पाए जाते हैं। बताइए इसमें हमारा कौन सही है? तो इसमें जो पहला कथन हमारा है कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है ना, तो तुम्हारा सही हो जाएगा। और इसमें क्या है ना कि जो महाद्वीपों के उत्तरी तथा आप इसमें दिए गए हैं कि दूसरे कथन में विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण ये 40 से 55 डिग्री नहीं भी है, ये 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्र पाए जाते हैं। और ये जो है विषुवत रेखा के दक्षिण में महाद्वीप के पश्चिमी भाग में और 30 डिग्री से 45 डिग्री क्षेत्र जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिमी भाग आता है हमारा। तो ये हमारा दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तो केवल एक हमारा सही है, तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। आगे पास देखते लोग। और इसी क्षेत्र में आता है दक्षिण अफ्रीका का भाग भी आता है, आप लोग जानते हैं। और ये दक्षिण अमेरिका जो है पेरू वाला भी भाग आता है। और उधर कैलिफोर्निया का आता है उत्तर अमेरिका में। और उधर यूरोप में जो है भूमध्य सागर में के जो आसपास क्षेत्र हैं वो भी आ जाता है। इस तरह हमारा विकल्प ये हो जाएगा। आला पास देखते लोग। दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जलमरु मध्य जो है मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है। दिया गया है कि बॉस्फोरस जलडमरू मध्य, डेविस स्ट्रेट, युकाटन जलडमरू मध्य, टार्टरी जलडमरू मध्य। बताइए। तो इसमें जो है ना मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ता है वो है युकाटन जलडमरू मध्य है, तो हमारा हो जाएगा। और बॉस्फोरस जलडमरू मध्य जो है ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। डेविस स्ट्रेट जो है बाइफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है। टार्टरी जलडमरू मध्य जो है ना ओखोटस्क सागर को जापान सागर से जोड़ता है। इस तरह हमें बताना था, जो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है कि नाबार्ड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुने। तो पहला कथन दिया है कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 की हुई थी, तुम्हारा सही है। और दूसरा दिया है कि नाबार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं भैया, मुंबई में है। दूसरा कथन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा दिया कि नाबार्ड द्वारा अप्रैल 2024 में पृथ्वी दिवस पर जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया गया, तो ये भी हमारा सही है। चौथा दिया है कि जलवायु रणनीति 2030 का उद्देश्य भारत की हरित वित्त पोषण की आवश्यकता को संबोधित करना, तो ये भी हमारा सही है। 1 3 4 हमारा सही है, तुम्हारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। दिया गया कपास के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। पहला कथन दिया है कपास के बीज का उपयोग वनस्पति तेल उद्योगों में किया जाता है, ये तुम्हारा सही है। और दूसरा दिया है कपास उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है, तो ये हमारा सही है। तीसरा दिया गया है कि इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, हमारा सही है। चौथा दिया डोडी खिलने के समय स्वच्छ आकाश एवं नमी युक्त मौसम आवश्यक होता है, क्या हमारा सही है कि गलत है? चौथा ये तुम्हारा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि जो इसका तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और डोडी खिलने के समय आकाश स्वच्छ होना चाहिए और तेज धूप होना चाहिए। और होनी चाहिए तेज धूप होनी चाहिए। और तेज धूप क्या होता है? तेज धूप होता है कि जो रेशे में ना पर्याप्त चमक आती है। तो चौथा हमारा गलत है। 1 2 3 सही है, तुम्हारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? हमारा विकल्प ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगले प्रश्न में एक कथन दिए गए, कारण दिए गए हैं। कथन दिए गए कि तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। कारण दिए गए कि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है। बताइए इसमें क्या सही मेरा? इसमें देखा जाए ना हमारे कथन से कारण सही है, कथन कारण जो है कथन व्याख्या भी कर रहे हैं, हमारा विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन घाटी जो है लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, मरखा घाटी, पांगी घाटी, सुरु घाटी, पार्वती घाटी। बताइए।
इसमें जो मरखा घाटी है, सुरु घाटी है, कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है लद्दाख में। और जब भी पांगी घाटी, पार्वती घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश पाई जाती है। तुम्हारा 1 और 3 सही है, तुम्हारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिया गया कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन नहीं किया जा सकता है? इसमें दिया गया है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया है, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। बताइए। तो इसमें जो है ना, जो पहला दिया गया कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है, ये क्या होता है ना, इसमें जो प्रावधान है कि इसमें संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। हमारा जो बहुमत होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला बहुमत होता है वो होता है साधारण बहुमत, और दूसरा बहुमत होता है विशेष बहुमत होता है, और तीसरा जो होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति होती है। विकल्प हमारा ऐसे ही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लो। दिए गए कि भारतीय संविधान के प्रस्तावनों में उल्लिखित निम्न पदों में से कौन सा एक मूल प्रस्तावना में वर्णित नहीं था? दिए गए सार्वभौम, गणतंत्र, अखंडता, लोकतांत्रिक। बताइए। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि अखंडता जो है ना, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तुम्हारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिए गया कि निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक केंद्र पर यह कर्तव्य आरोपित करता है कि यह वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे? दिए गए अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 75। बताइए। तो इसमें जो अनुच्छेद 355 है, इसमें प्रावधान किए गए कि जो केंद्र है यह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। और दूसरा है कि एक प्रावधान और दिए गए इसमें से कि यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देते लोग। दिए गए कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब लागू हुआ था? दिए गए अगस्त 2004, अगस्त 2010, सितंबर 2005, अगस्त 2000। बताइए। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम जो पारित किया गया था, वो किया गया था अगस्त 2004 में किया गया था। तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लोग। अगला प्रश्न दिए कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जा रहा है? दिए गया है अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 27। बताइए। तो ये जो प्रावधान दिए गया है ना, ये प्रावधान दिए गए अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 27 में से प्रावधान दिए गए किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान किया गया है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जा रहा है। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि किसी अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत आने, यहाँ रहने तथा भूमि खरीदने की अनुमति प्रदान की गई? दिए गया कि 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1837 का ईस्वी का चार्टर एक्ट। बताइए। इसमें जो प्रावधान किया गया था 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था? कंपनी का भारत में तथा चीन में एक जो व्यापारिक एकत्र क्या था, समाप्त कर दिया गया था। और सभी अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के भारत आने, यहाँ रहने तथा भूमि खरीदने की अनुमति प्रदान की गई। तुम्हारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगले प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को वापस लिया जा सकता है? दिया गया है कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसमें क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है, तो अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। इस घोषणा के 1 माह के भीतर, कितना? 1 माह के भीतर इसे संसद से अनुमोदन आवश्यक है। जो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित हो। यानी क्या है भैया, ये विशेष बहुमत हो जाएगा। विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और आपातकालीन की उद्घोषणा को संसद के साधारण बहुमत से वापस लिया जा सकता है। किससे? संसद के साधारण बहुमत। विकल्प हमारा सही जगह। अगला देखते हैं लोग। दिया गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिए गए उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग है। दूसरा दिए भारत के किसी भी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सुचेता कृपलानी थी। बताइए इसमें तुम्हारा क्या सही है? तो जो पहला कथन दिया गया उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं भैया,
जो संसद किससे मिलकर बनती है? संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनती है ना, तो हमारा पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा दिए कि भारत के किसी भी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सुचेता कृपाणी। सुचेता कृपाणी नहीं थी, उनका नाम है सरोजिनी नायडू। और कहाँ की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की थी ना। इनका जो कार्यकाल था 1947 से 1949 के मध्य। हमारा दोनों कथन गलत है, हमारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। आला पास देखे लो, दिए गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? दिए गए आई के गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी। बताइए। तो इसमें जो पी.वी. नरसिम्हा राव थे ना, ये एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में उपचुनाव द्वारा लोकसभा के सदस्य बने थे। तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा। इनका कार्यकाल कब से कब था? 1991 से 1996 में था। तो हो जाएगा एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा के बारे में यह है कि ये एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य थे। एच.डी. देवगौड़ा क्या थे? विधानसभा के सदस्य थे। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ऐसी प्रधानमंत्री थी जो पद ग्रहण करते समय राज्यसभा की सदस्य थी। राज्यसभा की सदस्य थी। तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलो, दिए गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहा गया था कि देश के हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जनकुंडली है? दिए गया है कि सर अर्नेस्ट वारकर, सर अल्लादी केशव स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देश्य क्या हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्मकुंडली है। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते लोग। अगला प्रश्न है कि मराठा सरदार शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में पागा क्या था? दिए गए तोपखाना, नौसेना, पैदल सेना, अश्वारोही सेना। बताइए। तो इसमें शिवाजी की जो अश्वारोही सेना के संगठन को क्या कहा जाता था? पागा कहा जाता ना। हमारा विकल्प डी सही हो। पैदल सेना को कहा जाता था पाइक। इस तरह हमारा विकल्प जो है डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लोग। दिए गए कि महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की है? दिए गए रैले कमीशन, हंटर शिक्षा आयोग, सैडल कमीशन, हार्टोग समिति। बताइए। तो इसमें जो आयोग था ना वो था सैडल कमीशन। सैडल कमीशन द्वारा महिला शिक्षा बोर्ड बनाने की सिफारिश की गई थी। और ये कब लाया गया था? ये लाया गया था 1917 में लाया गया था। और इसमें क्या था कि इसने महिला शिक्षा के लिए एक महिला शिक्षा बोर्ड बनाने की सिफारिश की थी। इसी आयोग की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई थी। हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देते लोग। दिया गया है कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय धन की इंग्लैंड की निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था? दिए गया है इकोनॉमिक डेप्ट ऑन इंडिया। दूसरा दिए गया कि इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। तीसरा दिए कि दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। चौथा दिए कि इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि धन निकासी से अभिप्राय क्या होता है? धन निकासी से अभिप्राय उन समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल के दिए गए हों। और धन निकासन के सिद्धांत का वर्णन जो है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। जबकि क्या हुआ था ना कि 2 मई 1867 को लंदन में हुए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए अपने लेख इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया में इसको स्पष्ट किया था। तो ये हो जाएगा हमारा विकल्प सी जो है। सर्वप्रथम जो वर्णन किया गया था वो किया गया था इकोनॉमिक डेप्ट टू इंडिया में किया गया था, जबकि उसको स्पष्ट किया गया था इंग्लैंड में, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में। हमारा क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिए गया है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किस एक को गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की उपाधि दी? दिए गए लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड विलेजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग। बताइए। तो इसमें जो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन को गोपाल के गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की उपाधि दी थी। तो इनका कार्यकाल कब था? 1899 से 1905 के मध्य था। हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। तो और इनके द्वारा क्या किया था कि जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो इस तरह हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिया गया है कि अमृतसर की संधि 1809 में किसके बीच हुई थी? दिया गया तेग बहादुर अंग्रेजों के मध्य, गुरु गोविंद सिंह शाहसुजा के मध्य, रणजीत सिंह शाहसुजा के मध्य, रणजीत सिंह अंग्रेजों के मध्य। बताइए। इसमें जो अमृतसर की संधि 1809 है ये रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य हुई थी ना।
विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। वो अंग्रेज कौन था? वो था चार्ल्स मेटकाफ था। और इस संधि के तहत सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य की दक्षिणी सीमा मान ली गई तथा रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पूर्व के राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया था। विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगले प्रश्न दिया गया कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क को कब बाघ परियोजना में शामिल किया गया? दिए गया 1985-86, 1987-88, 1980-81, 1990 का बताइए। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है ना, ये कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। और इसको क्या किया था? वर्ष 1987-88 में इसे बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया था। तुम्हारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। अगला प्रश्न देखिए कि वह जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में 0 से 6 आयु वर्ग का जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? दिया गया है प्रयागराज, जौनपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर। बताइए। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 0 से 6 आयु वर्ग के जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक रहा। और कितना रहा परसेंट? 18.77% रहा। तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। दिया गया कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी जनपद लखनऊ का जनघनत्व दिया गया 829, 1816, 3971, 2395। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी जनपद लखनऊ का जनघनत्व जो है 1816 है। तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते लो। दिया गया कि वह विनिमय दर जिस पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है क्या कहलाता है? दिया गया है कि स्थिर विनिमय दर, अग्रिम विनिमय दर, तत्काल विनिमय दर, प्रबंधित विनिमय दर। बताइए। तो इसमें जो है एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय दर जो कहलाता है तत्काल विनिमय दर कहलाता है। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुनित नहीं है? दिया गया कि मुगल कालीन पदाधिकारी दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गया है। तो मीर बर जो होता था वन अधिकारी होता था। वकील नबीस कौन होता था? सूचना अधिकारी होता था। मुस्ताफी कौन होता था? मुस्ताफी जो है लेखा परीक्षक होता था। मीर बहार क्या था? मीर बहार जो है ना संदेशवाहक नहीं था। मीर बहार था जल सेना का प्रधान था। जल सेना का प्रधान। संदेशवाहक कौन होता था? संदेशवाहक को कहते थे हरकारा। तो विकल्प हमारा डिसोनित नहीं। अगला प्रश्न देखते लो। दिए गए सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? दिए गया है कि नियतवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतवादी अवधारणा, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसमें जो नवनियतवादी अवधारणा है ना, इसका समर्थन जो है ग्रिफिथ टेलर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ग्रिफिथ टेलर द्वारा। तुम्हारा विकल्प जो सी हो जाएगा। इसमें क्या कहा? इसमें कहा गया था कि रुको और जाओ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और इसमें क्या नियतवादी और संभववादी जैसे जो अतिवादी अवधारणा थे उसका खंडन किया गया था। यह पर्यावरण व विकास में संतुलन पर आधारित है। तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिए गए मानव रक्त की श्यानता का कारण दिए गए विटामिन, एंजाइम, लवक, प्रोटीन। बताइए। तो इसमें क्या है ना कि मानव रक्त की श्यानता जो कारण है प्रोटीन है। तो हमारा विकल्प जो है डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगले प्रश्न है कि धरोहर शहर विकास एवं संवर्धन योजना हृदय का शुभारंभ कब किया गया था? दिए गया 2014, 2017, 2015, 2018। तो जो हृदय योजना का प्रारंभ किया गया था वो 2015 में किया गया था। हमारा विकल्प सी हो जाएगा। कब किया गया था? 21 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो विरासत शहर है हमारे, उनके विकास, संरक्षण और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए इसका प्रावधान किया गया था। और यह केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है जिसका 100% खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न लो। दिए गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिए कि हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। दूसरा कथन दिए कि हिंदू पेट्रियाट ने सन्यासी विद्रोह का समर्थन किया गया। बताइए इसमें कौन सही है? तो इसमें जो पहला कथन है हम लोगों का कि हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, तो ये जो है पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कथन है कि हिंदू पेट्रियाट ने सन्यासी विद्रोह का समर्थन किया था। हिंदू तो सन्यासी विद्रोह नहीं, नील विद्रोह का समर्थन किया था। क्या?
नील विद्रोह का समर्थन किया था। तो ये हमारा कथन दूसरा गलत है, तुम्हारा केवल एक सत्य है, तुम्हारा विकल्प जो है ऐसा। तो अगला प्रश्न देखते लो। अगले प्रश्न में सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो सूची एक में दिया है कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण अधिनियम, ये कब लागू किया था? ये था 2013 में। घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005 में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में। तो इस हमारा क्या बन रहा है? 1 2 3 4 बार हमारा विकल्प ए बन जाए। अगला प्रश्न देते लोग। दिया गया कि निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? दिए गए एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकानिन, एब्सिपिक अम्ल, बताइए। तो इसमें जो हार्मोन है ना, जिब्रेलिन्स है, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसका मुख्य उदाहरण जिब्रेलिक एसिड है। तुम्हारा विकल्प भी सही हो जाएगा। जिब्रेलिन्स हार्मोन जो है ना, इसका प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। यह बीजों की सुसुप्ता अवस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए लोग। दिया गया कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? दिया गया कि यूरेनियम 238 का जो प्रयोग है, इसका प्रयोग किया जाता है परमाणु बम में किया जाता है, तुम्हारा सुमेलित है। दूसरा दिए गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग दिए गए संचायक सेल में, तो ये भाई नहीं है। संचायक सेलों में जो प्रयोग किया था H2SO4 किया जाता ना। सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा सुमेलित नहीं है। पोटेशियम क्लोरेट माचिस में किया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड सेल में किया जाता है हमारा, ये भी सुमेलित है। बी हमारा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं लोग। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? दिए गए बैगनी और नारंगी, नीला लाल, इंडिगो और पीला, पीला और बैगनी, बताइए। तो इसमें क्या है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की मध्य होती है। पादप जो है नीले तथा लाल रंग के तरंगों का अवशोषण तीव्र गति से करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा विकल्प? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। दिए गए कि मेगावाट बिजली को मापने की क्या है जो ट्रांसमिशन में हास हो जाती है, उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है, बचत की जाती है, भाई। तो इसमें क्या है ना, विद्युत शक्ति ग्रह में उत्पादित विद्युत क्षमता के मापन के लिए मेगावाट इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का। दिया गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक धातु के बारे में सही नहीं है? दिए धातुओं में चमक होती है, तो तुम्हारा सही है, धातु में चमक होती है। दूसरा दिए कि सामान्यतः धातु आघातवर्धनी नहीं होते हैं, तो तुम्हारा गलत हो जाएगा ना। आघातवर्धनी होते हैं, अर्थात इनको जैसे इनको जिस रूप में ढाला जाए उस रूप में ढल जाते हैं। तो और तीसरा दिए कि सामान्यतः धातु तन्य होते हैं, तो सही है। और चौथा दिए कि मरकरी मात्र एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, सही है। तुम्हारा गलत बताना था, तुम्हारा जो है बी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लो। दिए गया इंसुलिन के अतिश्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? दिए गया मधुमेह, हाइपोग्लाइसीमिया, लीवर सिरोसिस, एपेंडिसाइटिस, बताइए। इसमें जो है ना, इंसुलिन के अतिश्रावण के फलस्वरूप रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। जबकि इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। हमारा विकल्प भी है जी से। यानी कि जब किसी को जो है मधुमेह का रोग हो जाता है तो उसको इंसुलिन की सुई लगाई जाती है। इंसुलिन की सुई क्या करती है ना कि जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को घटाती है। तो अब अगर वही इंसुलिन ज़्यादा हो जाए तो इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगी तो एकदम से घटा देगी ना, रक्त से जो शर्करा की मात्रा होगी एकदम से घटा देगी। जब घटा देगी तो उसका मात्रा कम हो जाएगा, और जब मात्रा कम हो जाएगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो विकल्प हमारा भी सही है। अगला प्रश्न लोग। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो एक तरफ दिए गया है पदार्थ, एक तरफ प्रोटीन दिया गया है। तो रुधिर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबिन पाया जाता है। दाल में कौन सा? प्रोलाइमिन्स पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है प्रोलाइमिन्स पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियम क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है साइटोक्रोम। अंडा में क्या पाया जाता है? ग्लोबिलिन पाई जाती है। तुम्हारा क्या बन रहा है इसमें? हमारा बन रहा है 3 2 4 1 बन रहा है। तो हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलो। अगला प्रश्न ये है, क्लोरीन गैस की खोज द्वारा 1774 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? दिए गए हैम्फ्री डेवी, कार्ल विलियम सीले, विलियम रामसे, मॉरिस ट्रेवर्स, बताइए।
तो इसमें क्या है, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन एक हैलोजन तत्व है। इसकी खोज 1774 में जर्मन स्वीडिश रसायनज्ञ कार्ल विल्हेम सीले द्वारा की गई थी। हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा ना। और वर्ष 1810 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी ने इसे क्लोरीन नाम दिया था। हम्फ्री डेवी ने क्लोरीन नाम दिया था, इसका नामकरण किया था। इस तरह हमारा विकल्प जो है बी हो जाए। अगला प्रश्न देखते लोग, दिया गया कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित में किस पर आधारित है? दिए गए जॉनसन प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव, एडिसन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव बताइए। तो जो है क्या है ना कि कुछ पदार्थों में यांत्रिक दबाव के कारण विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसे दाब विद्युत प्रभाव कहा जाता है। घड़ी में प्रयुक्त स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पर ही आधारित होता है। विकल्प हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलो, दिए गया है कि निम्नलिखित में से किस एक को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है? दिए गया है कि WBC, RBC, हीमोग्लोबिन, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसमें जो है ना कि लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये सिर्फ कशेरुकी के रुधिर में होते हैं। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम लोग करंट अफेयर्स है, इसको हम लोग स्किप करेंगे। जब हम लोगों को करंट अफेयर जनवरी से आ जाएगा तो हम लोग उसको भी सॉल्व करते चलेंगे साथ साथ में। तो हम लोगों का इस तरह ये टेस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आगे भी इस तरह हम लोगों के टेस्ट आते रहेंगे। तो धन्यवाद देखने